नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गोयल स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमारे द्वारा हमारे यूट्यूब चैनल पर एक एमसीक्यूज सीरीज चलाई जा रही है जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के लगभग सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। उसी सीरीज में आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। गणित के आज के जो प्रश्न है ये संख्या पद्धति चैप्टर पर आधारित है। संख्या पद्धति जो कि गणित का बेसिक चैप्टर और पहला चैप्टर होता है। पिछले 2-3 वर्षों में यहां से पीएससी ने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे हैं। अगर मैं सीजीपीएससी के एग्जाम्स की बात करूं तो सीजीपीएससी ने पिछले 2-3 वर्षों में अपने पैटर्न में काफी कुछ बदलाव किया है। गणित और रीजनिंग के क्वेश्चंस का लेवल उसने बढ़ा दिया है। व्यापम अभी भी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस ही दे रहा है, लेकिन सीजीपीएससी ने क्वेश्चंस के लेवल को हाई कर दिया है। तो आज मैं जो प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूं ये सीजीपीएससी द्वारा पिछले 2-3 वर्षों में पूछे गए कुछ प्रश्न हैं। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, काफी कुछ सीखने को मिलेगा, अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, देख सकते हैं। यदि 9 अंकों की संख्या, ये कोई संख्या है 9 अंकों की, 72 से विभाज्य है तो 4x - 3y का वैल्यू पूछ रहा है। 9 अंकों की संख्या है ये, देख सकते हैं आपके सामने 985x 3678y, ये 9 अंकों की संख्या है। ये संख्या 72 से विभाज्य है तो 4x - 3y का वैल्यू पूछा है, क्या होगा। इसी के जैसा एक और प्रश्न भी है। अगला प्रश्न 10 अंकों की संख्या है, देख सकते हैं ये 10 अंकों की संख्या है, ये 88 से विभाज्य है तो x प्लस y का मान पूछा है। यहां पर ये दो प्रश्न आपके सामने हैं, देख सकते हैं। यहां पर 72 से विभाज्य बोला है इस संख्या को और यहां पर 88 से विभाज्य बोला है। देखा जाए तो आपको फाइंड क्या करना है, x और y फाइंड करना है। x और y मिल गया तो 4x - 3y मिल जाएगा और वहां पे x प्लस y का वैल्यू बता देंगे आप। अब विभाज्यता के नियम टॉपिक पर आधारित ये दोनों प्रश्न हैं। पिछले 2 वर्षों में प्रश्नों का लेवल ऐसा ही रहा है। तो ये जो प्रश्न है विभाज्यता के नियम पर आधारित है। अब आप बोलेंगे सर ऐसे कितने सारे नियम पढ़े, 72 का नियम क्या होगा, 88 का नियम क्या होगा, ऐसे कितने सारे नियम कवर करने होंगे। तो आपको बहुत ज्यादा नियम नहीं कवर करने होते हैं, आपको एलसीएम के अप्रोच से नियम बनाने होते हैं। एलसीएम का जो अप्रोच है यहां से नियम बनाने होते हैं। कैसे नियम बनाने होते हैं, तो 72 का नियम क्या बनेगा, पहले तो इस बात को समझिए, क्योंकि 72 का ऐसे कोई नियम आपको याद नहीं करना है कि 72 का विभाज्यता का नियम क्या है, ऐसे याद नहीं करना है। 72 का नियम क्या बनेगा उसको समझिए। 72 को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना जिनका एलसीएम 72 आ जाए। 72 को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ो जिनका एलसीएम 72 आ जाए, तो 72 को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ो जिनका एलसीएम 72 आ जाए तो 8 और 9 में टूटेगा। 8 और 9 का एलसीएम क्या है, 72। इसका मतलब यहां से रिजल्ट निकल के आ रहा है, अगर कोई संख्या 8 और 9 दोनों से भाग जा रही है तो वो 72 से जाएगी ही। ये 72 का नियम निकल के आया। 8 और 9 क्यों, क्योंकि 8 और 9 का एलसीएम 72 है। आप ऐसा मत बोलना कि सर 8 9 72 होता है, ये कारण नहीं है। कारण क्या है, एलसीएम 72 होना। और एलसीएम स्वयं क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त्य। क्या होता है, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। तो 8 और 9 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्त्य 72 आएगा। तो यहां से एक रिजल्ट निकल के आएगा कि अगर कोई संख्या 8 और 9 से भाग जा रही है तो वो 72 से अवश्य जाएगी। 8 और 9 दोनों से जानी चाहिए। एलसीएम अगर संतुष्ट हो रहा है तो आप तुरंत नियम बना सकते हैं। जैसे 88 का नियम मेरे को बनाना होगा तो 88 को दो संख्याओं में तोड़ो, 8 और 11। 8 और 11 का एलसीएम क्या होगा, तो 8 और 11 का जो एलसीएम होगा ये होगा 88। तो आप यहां से नियम बना सकते हैं कि अगर कोई संख्या 8 और 11 दोनों से जा रही है तो वो निश्चित रूप से 88 से जाएगी, निश्चित रूप से। 11 8 88 कारण नहीं है, कारण है 11 और 8 का एलसीएम 88 होना। 9 8 72 कारण नहीं है, कारण है 9 और 8 का एलसीएम 72 होना। जैसे 12 का नियम मेरे को बनाना है,
12 का नियम मेरे को बनाना है, तो 12 का नियम कैसे बनाऊंगा मैं? 12 को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ूंगा जिसका एलसीएम 12 हो जाए। तो 3 और 4 में तोड़ूंगा, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 12। तो नियम क्या बनेगा? अगर कोई संख्या 3 और 4 दोनों से जा रही है तो वो निश्चित रूप से 12 से जाएगी। कारण 3 चौको 12 नहीं है भाई। अगर 3 चौको 12 कारण होता तो होने को तो 2 छक 12 भी होता है। तो मैं यहां पे नियम क्यों नहीं बोला कि 2 और 6 से जाने वाली संख्या 12 से जाएगी? क्योंकि 2 और 6 का एलसीएम 12 होता ही नहीं है, 2 और 6 का एलसीएम 6 होता है। एलसीएम संतुष्ट होना चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्ती, अगर ये संतुष्ट हो रहा है तो आप नियम बना देंगे। किसी भी संख्या का नियम बना सकते हैं। 24 का नियम बनाना होगा तो 24 को दो संख्याओं में तोड़ो, 3 और 8 में टूटेगा, 3 और 8 का एलसीएम क्या होगा? 24। तो आपने नियम बना दिया कि अगर कोई संख्या 3 और 8 दोनों से जा रही है तो वो 24 से निश्चित रूप से जाएगी। होने को तो 6 चौको 24 भी होता है, लेकिन मैं 8 और 3 ही क्यों ले रहा हूं? क्योंकि 8 और 3 का एलसीएम 24 है। तो एलसीएम सेटिस्फाइड हुआ तो नियम बन जाएगा। तो 72 का नियम क्या बनेगा? अगर कोई संख्या 8 और 9 दोनों से जा रही है तो 72 से जाएगी। 88 का नियम क्या बनेगा? अगर कोई संख्या 8 और 11 दोनों से जा रही है तो 88 से जाएगी। 12 का नियम क्या बनेगा? अगर कोई संख्या 3 और 4 दोनों से जा रही है तो 12 से जाएगी। 24 का नियम क्या बनेगा? अगर कोई संख्या 3 और 8 दोनों से जा रही है तो वो 24 से निश्चित रूप से जाएगी। इस प्रकार से नियम बनाने होते हैं। तो विभाजिता के जो नियम हैं वहां पे एलसीएम का कंसेप्ट बहुत काम आता है। अब इस प्रश्न में आते हैं, अब बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। अब इस प्रश्न में आते हैं, ये कोई 9 अंकों की संख्या है, देख सकते हैं ये संख्या जो 9 अंकों की है ये 72 से भाग जा रही है। इसका मतलब ये भाग जाएगी 8 से और 9 से। आप ऐसा लिखेंगे पहले तो, 72 से जाने का मतलब वो 8 और 9 से जाएगी। क्यों? आप बोलेंगे सर 72 से जाने का मतलब तो यह हुआ कि 72 के सभी गुणनखंडों से जाएगी। सिंपल सी बात है, 72 से कोई संख्या भाग जा रही है तो इसका मतलब 72 के जितने भी गुणनखंड हैं सबसे जाएगी। जैसे कोई संख्या 6 से अगर भाग जा रही है तो वो 1, 2, 3 और 6 के सारे फैक्टर्स, 6 के सारे गुणनखंडों से जाएगी। अगर कोई संख्या 6 से भाग जा रही है तो वो 1 से जाएगी, 2 से जाएगी, 3 से जाएगी, 6 से भी जाएगी। तो उसी प्रकार अगर ये संख्या 72 से भाग जा रही है तो 72 के सारे गुणनखंडों से जाएगी। मैंने 8 और 9 को ही क्यों पकड़ा? तो मैंने 8 और 9 को क्यों पकड़ा? क्योंकि 8 और 9 इन दोनों से जाएगी, मतलब निश्चित रूप से 72 से जाएगी, निश्चित रूप से 72 से जाएगी। 72 से जाने का मतलब 1 से भी जाएगी, 2 से भी जाएगी, 3 से भी जाएगी, 4 से भी जाएगी, 6 से भी जाएगी, समझ आ रहा है, 8 से भी जाएगी, 9 से भी जाएगी, और भी संख्याओं से जाएगी। लेकिन मैंने 8 और 9 को ही क्यों पकड़ा? क्योंकि 8 और 9 इन दोनों से जाएगी तो निश्चित रूप से 72 से जाएगी वो। जबकि बाकी में ऐसा नहीं है, 2 और 3 को पकड़ूंगा तो 2 और 3 से जाएगी तो निश्चित रूप से 72 से जाएगी, नहीं बोल सकता। 3 और 4 से जाएगी तो निश्चित रूप से 72 से जाएगी, नहीं बोल सकता। लेकिन मैं ये बोल सकता हूं कि अगर ये संख्या 8 और 9 से जा रही है तो निश्चित रूप से 72 से जाएगी। एक एक पॉइंट को क्लियर कर रहा हूं। तो आपने सबसे पहले क्या बोला? आपने बोला चूंकि ये संख्या 72 से जा रही है इसका मतलब ये जाएगी 8 से और 9 से। सबसे पहले तो आपने ये बोल दिया, क्योंकि 8 और 9 से जाने का मतलब निश्चित रूप से 72 से जाएगी वो, इसीलिए 8 और 9 को पकड़े हैं आप। तो 72 का नियम आपने क्या बनाया था? 8 और 9 से जाने का मतलब 72 से जाना। तो आपने बोला अगर ये संख्या 72 से जा रही है मतलब निश्चित रूप से ये 8 और 9 से जाएगी। अब 8 और 9 दोनों से जा रही है। अब 8 से अगर ये संख्या जा रही है तो 8 के विभाजिता के नियम को यहां पर संतुष्ट होना पड़ेगा। अगर 9 से ये संख्या जा रही है तो 9 के विभाजिता के नियम को यहां पर संतुष्ट होना पड़ेगा। 8 का नियम क्या है ये आपको याद होगा। अगर संख्या के अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या 8 से जा रही है, वापस से बोल रहा हूं, 8 का नियम क्या है? अगर संख्या के अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या, ये संख्या अंतिम के 3 अंकों से,
कोई संख्या को चेक करना है कि वो 8 से जाएगी कि नहीं, तो अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से जाती है तो वह संख्या भी 8 से जाएगी। लेकिन यहां पे मैं पहले ही बोल रहा हूं कि ये संख्या 8 से भाग जा रही है, इसका मतलब इसके अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या को 8 से जाना ही पड़ेगा। एकदम गारंटी के साथ बोलोगे आप। अगर ये संख्या 8 से जा रही है, इसका मतलब इसके अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या को 8 से भाग जाना ही पड़ेगा, क्योंकि 8 का नियम क्या है, कोई संख्या 8 से तभी भाग जाती है जब उसके अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या 8 से जाए। लेकिन यहां पे मैं उल्टा बोल रहा हूं कि ये 8 से जा रही है, इसका मतलब इसके अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या को, अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या को 8 से भाग जाना पड़ेगा। तो अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या 7 8y, इसको 8 से भाग जाना पड़ेगा। उसके लिए y क्या होना चाहिए बता दो अब। तो y क्या रखें जिससे ये संख्या 8 से भाग जाए? चलो तो 8 से भाग देते हैं। y क्या रखें जिससे 8 से जाए भागिए, तो 8 9 72, ये देखिए कितना बचेगा 6। यहां पे क्या उतारे, यहां पे y आएगा, तो y क्या उतारे, तो 6 के आगे एक ही अंक ऐसा है जिसको रखने पर 8 से भाग जाएगा, वो 4 है। तो y का वैल्यू फिक्स हो गया 4। समझाने में समय लूंगा मैं, लेकिन आप एग्जाम में 10-15 सेकंड में खत्म कर देंगे क्वेश्चन को। कितना आसान है। सबसे पहले आपने बोला 72 से जा रहा है, मतलब सर 8 और 9 से जाएगा, क्योंकि 8 और 9 से भाग जाने वाली संख्या निश्चित रूप से 72 से जाएगी। अब आपने बोला सर चूंकि 8 से जा रहा है, मतलब अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या को 8 से जाना पड़ेगा, ये 8 का नियम है। तो अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या 7 8y, इसको 8 से जाना पड़ेगा। इसके लिए y क्या रखा जाए, 4 रखा जाए। आप रख रख के देखोगे तो लेंदी हो जाएगा। 0 से स्टार्ट करना, क्योंकि न्यूनतम वैल्यू ही चाहिए होती है। 780 8 से नहीं जाएगा। y 1 रखेंगे, 781 नहीं जाएगा। y का वैल्यू 2 रखेंगे, 782 नहीं जाएगा। y का वैल्यू 3 रखेंगे, 783 नहीं जाएगा। y का वैल्यू 4 रखेंगे, 784 चला जाएगा। ऐसे रख रख के देखो। y 0 पुट किया 780 नहीं जा रहा है, y 1 पुट किया 781 8 से नहीं जा रहा है, y 2 पुट किया 782 नहीं जा रहा है, y 3 पुट किया 783 नहीं जा रहा है, y 4 पुट किया 784 जा रहा है। लेकिन इतना करने की आवश्यकता ही क्यों है यार, क्यों इतना लेंदी करने की आवश्यकता है, जब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि सर 8 9 72, 6 बचा, 6 के बाजू में एक ही अंक ऐसा होता है जिसको लिखने पर 8 से भाग जाएगा, वो है 4। तो y का वैल्यू हो गया 4। y 4 हो गया, लिख दीजिए यहां पे y 4। ये देखिए y को यहां पर 4 में लिख देता हूं। ये देखिए y को यहां पर 4 में लिख दिया। ठीक, y को 4 लिख दिया। 8 का काम खत्म। अब 8 को कोई टेंशन नहीं है भाई। अब चूंकि ये संख्या 9 से भी जा रही है, ये संख्या 9 से भी जा रही है भाग। 9 से भाग जाने का नियम क्या है, अंकों का योग अगर 9 से जा रहा है तो संख्या भी 9 से जाएगी। अंकों का योग अगर 9 से जा रहा है तो संख्या भी 9 से जाएगी। तो 9 से जाने का नियम क्या है, अंकों का योग अगर 9 से जा रहा है तो संख्या 9 से जाएगी। अब यहां पर ऑलरेडी मैं बोल रहा हूं कि ये 9 से जा रही है, इसका मतलब अंकों के योग को 9 से जाना ही पड़ेगा। अगर ये 9 से जा रही है संख्या, मतलब अंकों के योग को 9 से जाना ही पड़ेगा। अंकों का योग 9 8 17, 17 5 22, 22 3 25, 6 31, 7 38, 8 46 और 4 50। 50 प्लस x, इस योग को 9 से जाना ही पड़ेगा। तो ये योग 9 से तभी जाएगा जब x कितना रखोगे 4, क्योंकि 50 के जस्ट आगे 9 से भाग जाने वाला कौन है 54। तो x कितना रखोगे 4। x और y मिल गया। आपको चाहिए क्या 4x माइनस 3y। तो 4x माइनस 3y का वैल्यू बता दीजिए। x 4 और y भी 4, तो ये 16 माइनस 12, आंसर भी कितना आ गया 4। x और y मिल गया है, तो आप आंसर बता दीजिए। x का वैल्यू पुट किया मैं 4, y का वैल्यू पुट किया मैं 4, तो 4 चौको 16 माइनस 3 चौको 12, 16 माइनस 12, आंसर भी कितना 4। 10-12 सेकंड का काम है। ये पूरा कहानी सुनाने के चक्कर में समय ले रहा हूं मैं, ताकि आपको पूरा अप्रोच क्लियर हो। चलिए वापस से बता देता हूं, खत्म करेंगे 10 सेकंड में इसको।
क्या क्या की पॉइंट है इसमें? आपने बोला ये संख्या 9 अंकों की 72 से जा रही है, 72 से जाने का मतलब निश्चित रूप से 8 और 9 से जाएगी। समझ आ रहा है? 8 और 9 से लेंगे, क्यों? क्योंकि 8 और 9 से जाने वाली प्रत्येक संख्या 72 से निश्चित रूप से जाएगी ही। 8 और 9 को ही क्यों पकड़ा? क्योंकि 8 और 9 का एलसीएम 72 है। 8 और 9 से जाने वाली प्रत्येक संख्या 72 से निश्चित रूप से जाएगी, तो 72 से जाने का मतलब 8 और 9 से जाना। 8 और 9 से अगर कोई संख्या जा रही है तो निश्चित रूप से 72 से जाएगी, क्योंकि 8 और 9 का एलसीएम 72 है, तो 72 का काम खत्म। मैंने बोला ये जा रही है 8 से और 9 से। अब चूंकि अगर ये संख्या 8 से जा रही है तो 8 के विभाजिता के नियम के अकॉर्डिंग अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या को 8 से जाना पड़ेगा। अगर ये 8 से जा रही है तो अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या को 8 से जाना पड़ेगा। तो 78y ये 8 से जाएगा, तभी जाएगा जब y क्या होगा? 4। y अगर यहां 4 हो जाए तो 8 9 72, 6 और बाजू में 4, 8 8 64, y 4 होगा तो ये संख्या 8 से भाग चली जाएगी, तो y 4 रख दिया। अब ये संख्या बन गई आपकी। चूंकि ये 9 से भी जा रही है और 9 से विभाजिता का नियम ये बोलता है कि अंकों का योग अगर 9 से जा रहा है तो संख्या 9 से जाएगी। अब चूंकि ये संख्या 9 से जा रही है तो इसके अंकों के योग को 9 से जाना पड़ेगा। तो अंकों का योग 50 प्लस x, इस योग को 9 से जाना पड़ेगा। तो ये योग 9 से तभी जाएगा जब x कितना होगा? 4। क्योंकि 50 प्लस x ये योग 9 से तभी जाएगा जब x होगा 4। अब x 4 हो गया, y 4, चाहिए था 4x माइनस 3y, तो x का वैल्यू 4 और y का 4, 16 माइनस 12, आंसर विल बी 4। कितना आसान है। 15-20 सेकंड से ऊपर समय नहीं लगेगा, लेकिन पूरा कहानी सुना रहा हूं आपको, तभी तो एमसीक्यूज सीरीज जो हम चला रहे हैं उसका कुछ मतलब निकलेगा। केवल आंसर ही लगाना होगा तो वो मैं खुद अलग से लगा लूंगा घर में बैठ के यार, और मेरे को लगाने की आवश्यकता ही क्या है। ये क्वेश्चंस तो मेरे कराए हुए हैं क्लास में, सिखाने आया हूं मैं। कुछ उद्देश्य है इस वीडियो का, उस उद्देश्य का प्राथमिकता यह है कि आप सीखें, अच्छे से सीखें, आपको डाउट ना रहे, इसीलिए समय ज्यादा देना पड़ रहा है। अब ये सब चीजें अगर नहीं बताऊंगा तो फिर आपको चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। एक एक कहानी आपको उस प्रश्न के पीछे की समझा रहा हूं। तो यहां पे आवश्यकता क्या क्या थी? 72 से जा रहा है तो 8 और 9 से जाएगा, निश्चित रूप से 8 और 9 से जाने वाली संख्या 72 से जाएगी, ये आपने समझ लिया। अब 8 का नियम पता होना चाहिए, कोई संख्या 8 से तभी जाएगी जब उसके अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या 8 से चली जाए। 9 का नियम क्या है? कोई संख्या 9 से तभी जाएगी जब अंकों का योग 9 से चला जाए। उसका यूज करके आपने पहले y निकाला, फिर x निकाला, 4x माइनस 3y को बता दिया आपने। चलो अगला प्रश्न, ये जो 88 वाला था, 10 अंकों की संख्या, 10 अंकों की संख्या है, देख सकते हैं ये 10 अंकों की संख्या है, 88 से विभाज्य है। अब 88 से विभाज्य है तो आपने समझ लिया है 8 और 11, क्योंकि 8 और 11 का एलसीएम 88 होगा। 8 और 11 से भाग जाने वाली प्रत्येक संख्या निश्चित रूप से 88 से भाग जाएगी। 8 और 11 से भाग जाने वाली प्रत्येक संख्या निश्चित रूप से 88 से भाग जाएगी। अब चूंकि 8 से जा रही है ये, तो 8 से अगर जा रही है, 8 से अगर ये संख्या जा रही है तो आप क्या करिए, अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या को 8 से जाना ही पड़ेगा। अगर ये संख्या 8 से जा रही है तो अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या को 8 से जाना पड़ेगा। तो अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या 8y2, इसको 8 से जाना पड़ेगा। तो y क्या रखा जाए? y अगर 0 पुट किया तो 802, 8 से नहीं जाएगा। y 1 पुट किया तो 812, y 2 पुट किया तो 822, नहीं जाएगा। y 3 पुट किया तो 832, ये तो 8 से चला जाएगा। और इतना करने की आवश्यकता नहीं, दिखेगा भाई 802, 8 10 80 नहीं जा रहा है सर, 812 नहीं जा रहा है सर, 822 नहीं जा रहा है सर, 832 जा रहा है। तो y तो मेरा फिक्स हो गया कितना? 3। y 3 फिक्स हो गया तो लिख देते हैं y का वैल्यू यहां पर कितना? 3। ये देखिए y का वैल्यू यहां पर लिख दिया मैं कितना? 3। अब चूंकि ये संख्या 11 से भी जा रही है, मतलब 11 के नियम को संतुष्ट करना होगा। 11 का नियम थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन आप सभी को पता होगा। 11 का नियम क्या है? संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग। सम स्थान, स्थान हमेशा बाएं से दाएं देखते हैं,
ये पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां। तो संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थान में जो अंक हैं उनका योग पहले करना है आपको। तो सम स्थानों में जो अंक हैं उनका योग 3, 0, 5, 8, 2 कितना आ जाएगा देख सकते हैं 18 जोड़ेंगे तो। इसके बाद संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग, तो विषम स्थान पे जो जो अंक हैं उनका योग, तो विषम स्थान पे जो जो अंक हैं उनका योग निकाल दो, देख सकते हैं आप इनका योग 5, 3, 8, 1, 9 और 3, 12, 12 प्लस x। ये सम स्थानों के अंकों का योग, ये विषम स्थानों के अंकों का योग। 11 का नियम लगा रहा हूं। 11 का नियम क्या है? सम स्थानों के अंकों का योग निकालो, विषम स्थानों के अंकों का योग निकालो, उसके बाद इन दोनों योग का अंतर, इन दोनों योग का अंतर, इन दोनों योग का अंतर 0 होना चाहिए या 11 से भाग जाने वाली कोई संख्या होनी चाहिए, ये नियम बोलता है। सम स्थानों के अंकों का योग निकालो, विषम स्थानों के अंकों का योग निकालो, उसके बाद दोनों का अंतर, दोनों का जो अंतर है, ये अंतर जो है दोनों का या तो 0 हो जाए या 11 से भाग जाने वाली कोई संख्या। तो आपने सम स्थानों के अंकों का योग निकाला 18, विषम स्थानों के अंकों का योग निकाला 12 प्लस x। अब इन दोनों का अंतर 0 बनाने का कोशिश करो। तो इन दोनों के अंतर को 0 बनाने के लिए, ये तो फिक्स 18 है, इसको 18 बना दो, इसको 18 बना दोगे तो दोनों का अंतर 0 बन जाएगा। और इसको 18 बनाया जा सकता है, कैसे बनाओगे? x बराबर 6 रख के, खत्म काम। अगर x बराबर 6 रखा तो ये वाला योग हो जाएगा 18 और दोनों का अंतर बन जाएगा 0। अगर आप इसको 18 नहीं बना सकते तो फिर दोनों के अंतर को 11 बनाने का कोशिश करना। ये बहुत कम स्टेप में बता दे रहा हूं आपको मैं। नियम क्या है? सम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग, उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 बना दो। किनका डिफरेंस? ये और ये सम स्थानों के अंकों का योग, ये विषम स्थानों के अंकों का योग। इन दोनों योग का अंतर या तो 0 हो जाए या तो 11 से भाग जाने वाली कोई संख्या। तो आप देखो तो दोनों का अंतर 0 बनेगा क्या? ये देखिए, ये एक डेटा है, ये दूसरा डेटा, इन दोनों का अंतर 0 तभी बनेगा। ये तो फिक्स है 18, यहां पे x कुछ रखने पे चेंज आएगा। इसको 18 बना सकता हूं क्या? बना सकता हूं, x बराबर 6 रखकर। तो x अगर 6 रखूंगा तो ये 18 हो जाएगा, ये 18, दोनों का अंतर 0 बनेगा। तो x कितना आएगा? 6। x 6 और y 3, तो पूछा क्या है? x प्लस वाई मतलब 6 प्लस 3, आंसर कितना? 9। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर क्या क्या चीजें अप्लाई हुई? सबसे पहली बात यहां पर आपने समझा कि 10 अंकों की कोई संख्या है, ये 88 से जा रही है, इसका मतलब ये जाएगी 8 से और 11 से। अब ये 8 से जा रही है, इसका मतलब अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या को 8 से जाना पड़ेगा। अगर ये संख्या 8 से जा रही है तो अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या को 8 से जाना पड़ेगा। तो अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या 8y2, ये 8 से तभी जाएगी जब y कितना रखोगे? 3, तो y 3 रख देते हैं, तो ये बन गई संख्या। चूंकि ये संख्या 11 से भी जा रही है, तो 11 से जाने का मतलब क्या हुआ? 11 से जाने का मतलब ये हुआ कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग, इन दोनों का अंतर 0 हो जाए या 11 हो जाए। तो 0 बना सकते हो क्या? बना सकता हूं। इन दोनों के अंतर को मैं 0 बना सकता हूं। कैसे बनाऊंगा? x रख दूंगा 6, तो ये 18 हो जाएगा, ये तो 18 है, अंतर 0 बन जाएगा। तो x रखूंगा 6 और y 3, आंसर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छे प्रश्न हैं विभाज्यता के नियम पर आधारित। ऐसे ही प्रश्न वर्तमान में जो पैटर्न है सीजीपीएससी का, उसमें पूछे जा रहे हैं ऐसे प्रश्न। ये लेवल है सीजीपीएससी का, और आसान ही तो है, लेकिन थोड़ा सा डीप नॉलेज की आवश्यकता होती है ऐसे प्रश्नों के लिए। अगला प्रश्न, ये भी बहुत शानदार प्रश्न है, देख सकते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर में इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा था। पिछले बार का जो एई का एग्जाम हुआ था उसमें इस प्रकार का एक प्रश्न आया था। बहुत अच्छा प्रश्न है, समझिए। 5 अंकों वाली संख्या 535AB, ये 5 अंकों वाली कोई संख्या है, ये 3, 7 और 11 से विभाज्य है। तो a² - b² प्लस ab का वैल्यू पूछ रहा है।
ये कोई संख्या है 5 अंकों वाली, देख सकते हैं ये संख्या 3, 7 और 11 से भाग जा रही है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी का वैल्यू पूछा है। अब ये 5 अंकों वाली कोई संख्या है, ए और बी चाहिए, ए और बी चाहिए मतलब ये 3 अंक तो फिक्स है, ये चेंज नहीं होने चाहिए। ये 2 अंक मेरे को चाहिए, ये 2 अंक मिले मतलब तुलना कर दूंगा ए और ये क्या हो जाएगा बी। तो ये 2 अंक मेरे को चाहिए, 5 3 5 तो फिक्स है, ये 2 अंक मेरे को चाहिए। तो ये 5 अंकों की कोई संख्या 3, 7 और 11 से भाग जा रही है, 3, 7 और 11 से भाग जा रही है। अब ये समझिए एलसीएम का ही अप्रोच लगेगा। अगर 3, 7, 11 से कोई संख्या भाग जा रही है तो इनके एलसीएम से भी वो भाग जाएगी। पहली बात तो जैसे 8 और 9 से जा रही है तो उन दोनों के एलसीएम से जा रही थी, 8 और 11 से जा रही है तो उन दोनों के एलसीएम से जा रही थी। वैसे ही अगर कोई संख्या 3, 7 और 11 से भाग जा रही है तो इन तीनों के एलसीएम से भी भाग जाएगी। तो इन तीनों का एलसीएम निकाल लेना, तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो इन तीनों का एलसीएम कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, 231 आएगा इन तीनों का एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम आएगा 231। ये तो निकाल ही लोगे। 3, 7, 11 तीनों ही अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं, इनका एलसीएम निकालते समय एक ठो 3 चाहिए रहेगा, एक ठो 7 और एक ठो 11। तो अगर कोई संख्या 3, 7 और 11 से भाग जा रही है, समझना, अगर कोई संख्या, ये कोई संख्या है, अगर कोई संख्या 3, 7 और 11 से भाग जा रही है तो इन तीनों के एलसीएम से भी भाग जाएगी। कहने का मतलब अगर ये संख्या 3, 7 और 11 से जा रही है मतलब 3, 7 और 11 के एलसीएम 231 से भी जाएगी, 231 से भी भाग जाएगी। चलिए तो 231 से भाग देते हैं, ए और बी कितना ले ले, तो मैक्सिमम ले लेते हैं। मैक्सिमम क्यों लेंगे, क्योंकि ये तीनों फिक्स हैं, ये चेंज नहीं होने चाहिए, ये तो फिक्स है, 5, 3, 5 फिक्स है, ये तीनों फिक्स हैं, तो ये चेंज नहीं होने चाहिए, इसीलिए ए और बी को मैं मैक्सिमम ले रहा हूं। तो ए को 9 लिया और बी को 9, हमेशा मैक्सिमम लेकर ही काम को आगे बढ़ाना है आपको, क्योंकि ये तीनों चेंज नहीं होने चाहिए। ये तीनों तभी चेंज नहीं होंगे जब आप ए और बी को मैक्सिमम लोगे, 99। चलिए अब भाग देते हैं। अगर 231 से भाग गया मतलब इन तीनों से जाएगा निश्चित रूप से, तो ए और बी मेरा फिक्स हो गया 9 और 9। नहीं गया भाग तो देखते हैं क्या करना होगा, भाग देते हैं। 231 से कितने बार जाएगा, 2 बार, देख सकते हैं 462 आएगा, 200 का डबल 400, 31 का डबल 62, 5 में 2 गया 3, 13 में 6 गया 7, यहां से 9 को उतार लिए। अब 23 से 73 3 बार जाएगा मतलब मैक्सिमम 3 ले लीजिए, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 9 में 3 गया 6, 13 में 9 गया 4, यहां से 9 को उतार लीजिए, 2 बार जाएगा कितना आएगा 462, शेषफल कितना बचा 7। इसका मतलब यह हुआ कि 53599 जो कि 5 अंकों की संख्या थी, ये 231 से भाग नहीं जा रही है। इसका मतलब 3, 7 और 11 तीनों से तो नहीं जाएगी, किसी एक से या 2 से जा रही होगी, तीनों से तो नहीं जाएगी। अगर ये 231 से जाती तब तीनों से जाती है, तो चूंकि ये नहीं गई है तो इसके तुरंत पीछे वाली संख्या, इसके तुरंत पीछे, इसके तुरंत पहले जो 231 से भाग जाएगी घटाने पर, और क्या घटाने पर, शेषफल को घटाने पर, तो तुरंत पीछे वाली संख्या बता दीजिए शेषफल को घटाने पर, तो 53592 ये संख्या भाग जाएगी 231 से। 231 से जाने का मतलब 3, 7 और 11 से जाएगी। अभी आपको क्लियर हुआ होगा क्यों यहां पे मैंने 99 लिखा है, ए और बी यहां पे 9 और 9 क्यों लिखा, क्योंकि कारण क्या है, ये 5, 3, 5 तो मेरे फिक्स हैं, ये चेंज नहीं होने चाहिए, 5, 3, 5 एकदम फिक्स हैं, ये डेटा चेंज होना ही नहीं चाहिए किसी हालत से, इसीलिए ए और बी को मैंने मैक्सिमम लिया 9 और 9। अब मैं भाग दिया 231 से, अगर 231 से चला जाता तो इन तीनों से चला जाता, ए और बी 9 और 9 ले लेता फिर मैं, लेकिन ये ए और बी 9 और 9 लेने पर जो संख्या बनी है ये 231 से भाग नहीं जा रही है, 231 से नहीं जा रही है मतलब इन तीनों से तो नहीं जाएगी। तो इसके तुरंत पहले, बाद वाला क्यों नहीं बताऊंगा, बाद वाला बताऊंगा तो ये अंक चेंज हो जाएगा, जबकि 5, 3, 5 तो फिक्स है, इसीलिए तुरंत पहले वाली संख्या
और इसके तुरंत पहले वाली संख्या जो भाग जाएगी 231 से, शेषफल को घटाने पे मिलेगी, शेषफल को घटा दिया 53,592, ये 231 से जाएगी, 231 से जाने का मतलब 3, 7, 11 से जाएगी। अब मिल गया मेरे को, देख लीजिए, कंपैरिजन कर लीजिए। ए का वैल्यू कितना 9 और बी का वैल्यू कितना 2। ए का वैल्यू हो गया 9, बी का वैल्यू 2, चाहिए था मेरे को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो 9 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग प्लस 9 गुणा 2, ये हो गया 81 माइनस 4 प्लस 18, 77 प्लस 18, आंसर हो जाएगा 95। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। मैक्सिमम लेकर ही बनाएंगे, देख सकते हैं आसानी से। वापस से बता देता हूं, ये 5 अंकों की कोई संख्या है, ये 3, 7 और 11 से भाग जा रही है। 3, 7 और 11 से जाने का मतलब 231 से जाएगी, 231 से भाग देते हैं। ए और बी को मैक्सिमम ले लिया, भाग दिया, अगर चला जाता तो ए और बी 9 और 9 फिक्स हो जाता, नहीं गया तो इसके तुरंत पहले वाली संख्या घटाने पर शेषफल को घटा दीजिए 53,592, ये भाग जाएगी 231 से। 231 से जाएगी मतलब 3, 7 और 11 से जाएगी, इसका मतलब ए 9 और बी 2, ये फिक्स हो गया। ए 9 और बी 2 रखा, देख सकते हैं आप, आपका आंसर आ जाएगा 95। तो ये आसानी से आप डील कर सकते हैं। इसी के जैसा एक और प्रश्न है, देख सकते हैं, ये इसी के जैसा प्रश्न है, ये सेम वैसा ही प्रश्न है, बना लेते हैं इसको भी। 5 अंकों वाली संख्या 235xy, ये देखिए 5 अंकों वाली संख्या 235xy 3, 7 और 11 से भाग जा रही है। 3, 7 और 11 से भाग जा रही है। 3, 7 और 11 से भाग जाने का मतलब ये जाएगी उन तीनों के एलसीएम, मतलब 231 से। 3, 7 और 11 से जाने का मतलब उन तीनों के एलसीएम 231 से भाग जाएगी। देते हैं 231 से भाग, मैक्सिमम लेंगे यहां पे। मैक्सिमम कितना, x 9 और y भी कितना 9, ताकि मेरा ये 2, 3, 5 चेंज ना हो। भाग देते हैं, कितना उठाएंगे 235, 231 एकम 231, कितना बचा 4। यहां से कितना, एक बार में एक ही अंक लाऊंगा, कितने बार जाएगा 0 बार। यहां से कितना लेकर आऊंगा 9, कितने बार जाएगा 2 बार, कितना हो जाएगा 462। शेषफल कितना बचेगा 37। इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं यहां पे 9 और 9 लिया तो ये 231 से भाग नहीं जा रहा है, मतलब 3, 7 और 11 तीनों से तो नहीं जाएगा, किसी एक से या 2 से जा रहा होगा। तो इसके तुरंत पहले वाली संख्या जो भाग जाएगी 231 से, 37 को घटाने पर मिलेगी, तो 37 को घटा दीजिए। 37 को घटाऊंगा तो 23562, ये जो संख्या बनी ये भाग जाएगी 231 से, पीछे वाली संख्या शेषफल को घटाने पर, इतना बेसिक तो पता होगा। ये संख्या भाग जाएगी 231 से, मतलब 3, 7 और 11 से। तुलना कर लीजिए, x का वैल्यू 6 मिलेगा और y का वैल्यू 2 मिलेगा। तो x मिला आपको 6 और y मिला आपको 2। 3x माइनस 4y चाहिए था, x 6 और y 2, तो 18 माइनस 8, आंसर कितना हो गया 10। तो ये लेवल अभी पीएससी का चल रहा है। ये जो प्रश्न मैं आपको 4 प्रश्न अभी तक कराया हूं, ये दोनों तो सेम थे, देख सकते हैं, ये लेवल पीएससी का है। एई के एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, एक जो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस होता है उसका एग्जाम जो हुआ था उसमें इस पैटर्न का प्रश्न पूछा गया था। तो आपको समझना है कि अगर ये संख्या 3, 7 और 11 से जा रही है, मतलब इन तीनों के एलसीएम 231 से जाएगी, 231 से भाग देंगे, ए और बी को मैक्सिमम लेकर, नहीं गया तुरंत पहले वाला संख्या बता दिए, ए और बी मिल गया। सेम उसी पैटर्न में ये वाला प्रश्न भी सॉल्व हो गया। तो ये आपके 4 प्रश्न हो गए सॉल्व। इसके आगे बढ़ते हैं, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है ये भी अच्छा प्रश्न है, 2 अंकों की संख्या पर आधारित है। देखिए बोल क्या रहा है, 2 अंकों वाली एक संख्या में इसके इकाई का अंक इसके दहाई के अंक से 2 अधिक है। 2 अंकों वाली एक संख्या में इसके इकाई का जो अंक है दहाई के अंक से 2 अधिक है, और दी गई संख्या एवं इसके अंकों के योग का गुणनफल 460 है, तो वह संख्या ज्ञात करें।
दो अंकों की संख्या पर जो प्रश्न बनते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है, तो ऐसे प्रश्नों को करने का सबसे आसान अप्रोच क्या होता है, ऑप्शन से चेक करिए कौन सा ऑप्शन इन दोनों कंडीशंस को संतुष्ट करता है, कौन सा ऑप्शन इन दोनों कंडीशंस में पूरा पूरा बैठ रहा है, वही आपका आंसर होगा। पूरा इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे तो दो अंकों की संख्या आपको ऐसी माननी पड़ेगी। कैसी मानेंगे, एक्स वाई, गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं मान सकते दो अंकों की संख्या को। ये दो अंकों की संख्या का मानक रूप नहीं है। मानक रूप क्या होगा, इकाई के अंक को 1 से गुणा करेंगे, दहाई के अंक को 10 से गुणा करेंगे। तो जब दो अंकों की संख्या आप मानने बैठेंगे तो ऐसे माना जाता है दो अंकों की संख्या को। एक्स वाई बोलेंगे दो अंकों की संख्या है, गलत हो जाएगी। आपको मानना कैसे है, इकाई के अंक को 1 से गुणा करिए, दहाई के अंक को 10 से गुणा, बीच में प्लस लगाइए, tan x प्लस वाई, ये है दो अंकों की संख्या। अगर बात करूं मैं जैसे 75 दो अंकों की संख्या है, इसका मानक रूप क्या होगा, 5 को 1 से गुणा करूंगा, 7 को 10 से, ये देखिए ये भी तो 75 ही है, लेकिन ये हो जाता है मानक रूप। तो दो अंकों की संख्या को लिखने का मानक रूप जो है वो ऐसा कुछ होता है, इकाई के अंक को 1 से गुणा करो, दहाई के अंक को 10 से गुणा करो। तो आप अगर एक्स वाई ऐसा मानते तो गलत हो जाता। आपको मानना कैसे है, इकाई के अंक को 1 से गुणा, दहाई के अंक को 10 से गुणा, tan x प्लस वाई, ये होती दो अंकों की संख्या, ऐसा मानते आप। उसके बाद कंडीशंस लगाते और दो इक्वेशन मिलता, दोनों को सॉल्व करते, बहुत लेंदी हो जाता। तो ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से सॉल्व किया जाता है। ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कौन से ऑप्शन में दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। चलिए देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, 48, मतलब वो संख्या आप 48 मान के चल रहे हो, वो संख्या 48 मान के चल रहे हो। अगर 48 है तो भाई ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, हो रही है क्या, देखते हैं। दो अंकों वाली एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, इकाई का जो अंक है दहाई के अंक से 2 अधिक, तो इकाई का अंक जो है 8 है, दहाई के अंक से 2 अधिक, ये तो गलत हो गया भाई, इकाई का अंक जो है दहाई के अंक से 4 अधिक, ऑप्शन ए खत्म। ऐसे खत्म होगा, इकाई का अंक उसके दहाई के अंक से 2 अधिक, तो आप देख सकते हैं 8 जो है 4 से कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो इकाई का जो अंक है ये दहाई के अंक से 4 अधिक है, जबकि प्रश्न में बोला है 2 अधिक होना चाहिए। पहला कंडीशन ही नहीं लग रहा है तो दूसरा को चेक मत करना। अगले ऑप्शन में आ जाओ, 64, इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, लेकिन यहां पर तो इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 कम हो गया, ये भी खत्म, दूसरे वाले कंडीशन को चेक ही मत करो। तीसरे ऑप्शन में देखो, इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, पहला कंडीशन तीसरे वाले ऑप्शन में सेटिस्फाइड हो रहा है, इसी को आंसर टिक करता मैं, क्योंकि चौथे वाले में पहला कंडीशन भी नहीं लग रहा है। पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन में पहला कंडीशन ही नहीं लग रहा है, पहला ही नहीं लग रहा है तो दूसरा क्यों लगाएंगे फिर अपन। तीसरे वाले ऑप्शन में पहला कंडीशन लग रहा है तो दूसरा भी कहीं ना कहीं लग ही रहा होगा, ये तीनों तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए हैं। चलो दूसरा कंडीशन को भी चेक करते हैं। तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रहा है, इकाई का जो अंक है दहाई के अंक से 2 अधिक है। इसके बाद क्या बोला है, दी गई संख्या क्या है, 46, और इसके अंकों के योग का गुणनफल, और इसके अंकों के योग, तो 46 दी गई संख्या और इसके अंकों का योग, तो इसके अंकों का योग कितना आएगा, 4 और 6 10, तो इसके अंकों का योग 10, इन दोनों का गुणनफल कितना आना चाहिए, 460, आ तो रहा है, प्रश्न में भी दिया है, ऑप्शन सी करेक्ट। देख रहे हो कितना आसानी से ऑप्शन से चेक कर सकते हैं आप। तो ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से चेक करना है भाई। दो अंकों वाली एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, ऑप्शन सी में देख सकते हैं इकाई का जो अंक है दहाई के अंक से 2 अधिक है। संख्या और उसके अंकों के योग, तो संख्या 46, उसके अंकों का योग 10, दोनों का गुणा करने पर 460 आ रहा है, जो कि प्रश्न में भी बोला था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ए, बी और डी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए थे, क्योंकि ए, बी और डी में पहला कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था। तो पहला कंडीशन ही अगर सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था तो वैसे ही ए, बी और डी खत्म, सी आपका करेक्ट हो रहा था।
पूरा प्रोसीजर से बनाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को ध्यान रखेंगे, आपको ऐसे प्रश्नों को डील करना होता है कैसे, तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको डील करना होता है ऑप्शन से। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सही है, कौन सा सही है पूछा है। ये पहला स्टेटमेंट है, थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया है, आप ध्यान दीजिए। पहला जो, थोड़ा सा यहां पे करेक्शन कर लेंगे। पहला जो कथन है, पहला कथन क्या है, ऑप्शंस को भी छोड़िए एक बार के लिए। पहला कथन क्या है, पहला कथन है 337 एक अभाज्य संख्या है, पहला ये कथन है। दूसरा कथन क्या है, संख्या 12 के 6 धनात्मक गुणनखंड है। और तीसरा कथन क्या है, ये कोई संख्या है पूर्णतः 9 से भाज्य है। ये 3 कथन हैं। अब चेक करना है कितने कथन सही हैं, कितने गलत हैं। हो सकता है सब सही हो ऑप्शन में, क्योंकि लिखा हुआ है सभी व्यंजक सही हैं, तो हो सकता है सारे कथन सही हो। तो पहला कथन क्या है, 337 एक अभाज्य संख्या है। तो ऐसे रैंडम देख के नहीं बता सकते आप कि अभाज्य है कि भाज्य है, ऐसे रैंडम देख के नहीं बता सकते। अभाज्य का मतलब जो किसी से भाग ना जाए, और भाज्य का मतलब जो किसी से भी भाग चली जाए। अभाज्य का मतलब क्या होता है, जो किसी से भाग ना जाए। अभाज्य किसी से भी ना जाए। आपने ऐसा भी पढ़ा होगा, जो केवल खुद से और एक से जाता है वो अभाज्य है, जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है वो अभाज्य है। सबसे आसान, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, अभाज्य का मतलब जो किसी से भाग न जाए, और भाज्य का मतलब जो किसी से भी भाग चला जाए। तो 337 किसी से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो एक नियम होता है। क्योंकि समस्या क्या आता है, देखो जैसे एक संख्या में लिया 437, समझना समस्या क्या होती है। 437, अब 437 को मेरे को चेक करना था कि 437 अभाज्य है कि भाज्य है। समझना समस्या क्या आती है, 437 को मेरे को चेक करना था 437 अभाज्य है कि भाज्य है। कोई ऐसा नियम नहीं है कि इकाई के अंक को देख के बोल दोगे अभाज्य है कि भाज्य है, ऐसा कोई नियम नहीं है। अंकों को जोड़ के बोल दोगे कि अभाज्य है कि भाज्य, ऐसा कोई नियम नहीं है। अभाज्य का मतलब किसी से भाग ना जाए। तो मैं 2 से भाग देने बैठा, नहीं गया। 3 से भाग देने बैठा, नहीं गया। 5 से भाग देने बैठा, नहीं गया। 7 से दिया, नहीं गया। 11 से दिया, नहीं गया। 13 से दिया, नहीं गया। किसी से नहीं जा रहा था, तो मैं इसको क्या टिक कर दिया, अभाज्य। अच्छा, एक प्रश्न आपके मन में उठेगा कि सर 4 से भाग क्यों नहीं दिए, 6 से क्यों नहीं दिए, 8 से क्यों नहीं दिए, 9 से क्यों नहीं दिए, 10 से क्यों नहीं दिए। तो आपको समझना है कि 4 से अगर भाग जाना ही होता तो पहले ही वो 2 से चला जाता, 4 की तो बारी ही नहीं आती। 6 से अगर जाना ही होता तो पहले ही वो 2 और 3 से चला जाता, 6 की तो बारी ही नहीं आती। 8 से जाना ही होता तो 2 से पहले ही चला जाता, 9 से जाना ही होता तो 3 से पहले ही चला जाता, 10 से जाना ही होता तो 2 और 5 से पहले ही चला जाता। तो भाग हमेशा अभाज्य संख्याओं से ही दिया जाता है। समझ आ रहा है, आपको अभी समझाया था 72 से भाग जाने का मतलब 72 के सारे गुणनखंडों से जाएगा। 4 से भाग जाने का मतलब 4 के सारे गुणनखंडों से भाग जाएगी कोई संख्या। 1 2 4, 4 के कितने गुणनखंड हैं, 3 ठो, 1 है 2 है 4 है। अगर कोई संख्या 4 से भाग गई मतलब वो 1 2 और 4 से जाएगी ही। अगर कोई संख्या 6 से भाग गई तो वो 6 के सारे गुणनखंडों से जाएगी। तो भाग हमेशा अभाज्य संख्याओं से देकर चेक किया जाता है कि वो संख्या भाग जा रही है कि नहीं जा रही है। भाज्य संख्याओं से भाग बचपन से नहीं दे रहे हैं। उसका कारण यही है कि 4 से अगर इसको जाना ही होता तो 2 से पहले ही चल देता, वो 6 से जाना ही होता तो 2 और 3 से चल देता, 8 से जाना ही होता तो 2 से चल देता, 9 से जाना ही होता तो 3 से चल देता, 10 से जाना ही होता तो 2 और 5 से चल देता। इसीलिए इनसे कभी भाग नहीं दिया जाता। समझ आ रहा है, तो भाग हमेशा अभाज्य संख्याओं से देकर देखते हैं। तो 437 को 2 से भाग दिया, नहीं गया। 3 से नहीं गया, 5 से नहीं गया, 7 से नहीं गया, 11 से नहीं गया, 13 से नहीं गया। तो आपने इसको क्या टिक कर दिया, अभाज्य। लेकिन समस्या क्या है, 437 19 से भाग जा रहा है। ये देखो 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 से भाग जा रहा है।
किसी से भी भाग गया तो ये क्या है? अभाज्य नहीं है, भाज्य है। किसी से भी भाग गया मतलब ये अभाज्य नहीं है, भाज्य है। तो अब मेरे को सपना थोड़ी आएगा कि 19 तक भाग दे के देखना ही है। मैं तो 13 तक दिया, मेरी क्षमता तो 13 तक भी नहीं थी, मेरी क्षमता तो 2 3 5 7 है बस। वो तो मैं 11 13 भी लिख दिया। अब कैसे मेरे को सपना थोड़ी आएगा कि 19 से भाग जा रहा होगा ये। हो सकता है कोई संख्या सीधे 23 से भाग जाए, हो सकता है कोई संख्या सीधे 27 से भाग जाए। 27 छोड़ो 29, क्योंकि 27 से जाने से पहले ही वो 3 से चला जाता। तो हो सकता है कोई संख्या सीधे 19 से भाग जा रही है, कोई सीधे 23 से जाए, कोई सीधे 31 से जाए। तो मेरे को सपना थोड़ी आएगा कि 19 तक देखना है, 23 तक देखना है, 31 तक देखना है। तो एक नियम होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए जो बताएगा लिमिट को कि कहां तक भाग देकर देखना है, कहां तक भाग देकर देखना है। एक लिमिट को बताए कि कहां तक भाग देकर देखना है। वो लिमिट मेरे को समझ में आए कि कहां तक मेरे को भाग देकर देखना है, तो एक नियम ऐसा होना चाहिए। तो वो नियम क्या है, उस नियम के तहत ही आपको बनाना होता है। रैंडम चेक करेंगे तो गलतियां होती हैं। आप खुद सोचो ना, 13 तक आपने भाग दिया, लेकिन ये संख्या तो भाग जा रही थी 19 से। नियम लिमिट को बताएगा कि कहां तक भाग देकर देखना है। अगर उस संख्या को जाना होगा किसी संख्या से भाग, तो वो संख्या उस लिमिट में आ ही जाएगी। उस लिमिट के अंदर जितनी संख्याएं हैं उनसे भाग दो। जाना होगा तो इनमें से किसी से चला जाएगा, नहीं गया तो ये आगे भी नहीं जाएगा, अभाज्य कहलाएगा। तो उस लिमिट का पता कैसे करते हैं, समझो बात को। उस लिमिट का पता कैसे करते हैं, जैसे 337 को चेक करना है कि 337 अभाज्य है कि भाज्य। तो 337 के जस्ट आगे वाला पूर्ण वर्ग अपने मन में सोच लेना। 337 के जस्ट आगे वाला पूर्ण वर्ग, तो 337 के जस्ट आगे मतलब जस्ट बड़ा पूर्ण वर्ग क्या है? 361। पूर्ण वर्ग का मतलब तो समझ आता होगा भाई। 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361 और 20 का वर्ग 400। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं 337 के जस्ट आगे वाला पूर्ण वर्ग, इनको बोलते हैं पूर्ण वर्ग। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनको किसी प्राकृत संख्या के वर्ग के रूप में लिख पा रहा हूं मैं। इनको नाम देते हैं पूर्ण वर्ग का। किनको? जिनके नीचे ये मैं लाइन खींचा हूं, ये है पूर्ण वर्ग। क्यों? क्योंकि इनको मैं किसी प्राकृत संख्या के वर्ग के रूप में लिख पा रहा हूं। 400 को मैं 20 का वर्ग लिख पा रहा हूं, समझ आ रहा है? 144 को मैं 12 का वर्ग लिख पा रहा हूं। इनको मैं नाम देता हूं पूर्ण वर्ग का। तो मैं बोला क्या आपको? 337 के जस्ट आगे वाला पूर्ण वर्ग आपके दिमाग में लेके आओ। तो 337 के जस्ट आगे मतलब बड़ा क्या है? 361। 361 किसका वर्ग होता है? 19 का। 19 को पकड़ लो आप। कैसे पकड़ा 19 को? समझ आ रहा है? 337 के जस्ट आगे वाला, तुरंत आगे वाला, और आगे वाला पकड़ लोगे तो गलत नहीं होगा, थोड़ा काम बढ़ जाएगा आपका, इसीलिए जस्ट आगे वाला पकड़ने बोल रहा हूं। तो 337 के जस्ट आगे वाला पूर्ण वर्ग 361। 361 किसका वर्ग है? 19 का। 19 को पकड़ लिया। 19 से छोटी सारी अभाज्य संख्याओं को देख लो, केवल भाग इन्हीं से देना है, बस। इसके आगे का टेंशन नहीं लेना है। तो भाग केवल इन्हीं से देना है। जाना होगा तो इनमें से किसी से चला जाएगा, नहीं गया मतलब आगे भी नहीं जाएगा। भाग दीजिए। 2 से भाग जा रहा है क्या 337? नहीं जाएगा। 3 से भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 5 से भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। विभाजिता के नियम याद रखो, तुरंत देख देख के बता दोगे। 7 से भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 11 से नहीं जाएगा। 13 से भाग जाएगा क्या? 13 से भाग नहीं जाएगा। 17 से भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। किसी से नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है? अभाज्य। आगे का टेंशन नहीं लेना है इससे। जाना होता तो इनमें से चला जाता। तो ये क्या है? अभाज्य। मतलब कथन एक क्या है? ट्रू है। कथन एक क्या है? ट्रू है। भाग दे के देख लेना। मेरे को तो याद है कि नहीं जाएगा ये, इसीलिए मैं फटाफट टिक कर दिया। 11 से भाग दे सकते हैं। 13 दूनी 26, कितना बचेगा? 7 और 7 नहीं जाएगा। 17 से 17 एकम 17, कितना बचेगा? देख लीजिए, नहीं जाएगा। किसी से नहीं जा रहा है मतलब अभाज्य। तो पहला कथन सत्य।
तो किसी भी संख्या को पहचानना है कि वो अभाज्य है कि भाज्य। अभाज्य मतलब किसी से भाग ना जाए और भाज्य मतलब किसी से भी भाग चला जाए। तो समस्या क्या होती है, वो समस्या को समझा रहा था मैं। तो खोज थी एक नियम की जो लिमिट बताए कि कहां तक भाग देकर देखना है। तो वो नियम क्या है, जिस संख्या को चेक करना है उसके तुरंत आगे वाला पूर्ण वर्ग देख लो, तो उसके तुरंत आगे वाला पूर्ण वर्ग 361 मतलब 19 को पकड़ा, 19 से छोटी सारी अभाज्य संख्याओं से चेक किया, किसी से नहीं जा रहा है, मतलब ये क्या है, अभाज्य। इसके बाद अगला जो है संख्या 12 के 6 धनात्मक गुणनखंड है। देख लीजिए 12 के गुणनखंड, ये तो समझा ही चुका था आपको, शुरू के क्वेश्चंस में ही समझा दिया था। ये 1 2 3 4 और क्या क्या हो जाएगा 6 और क्या होगा 12। 12 के गुणनखंड बोलने का मतलब आप सिंपल सी भाषा में समझो, जिनसे जिनसे 12 डिवाइड हो जाएगा, जिनसे जिनसे 12 डिवाइड हो जाएगा वो सब 12 के गुणनखंड। तो 1 से डिवाइड होगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। कै ठो गुणनखंड है देख सकते हैं, 6 ठो। वही पूछा है, 12 के 6 धनात्मक गुणनखंड है, सही है। तीसरा जो कथन है वो क्या बोल रहा है, 32,724 पूर्णतया 9 से विभाज्य है। अब 9 से विभाजिता का नियम 72 में बताया आपको मैं, 72 में जब पढ़ा रहा था तो 8 और 9 दोनों से भाग जाएगा बोला था, तो 9 का नियम वहां पे समझाया था। अंकों का योग अगर 9 से जा रहा है तो संख्या भी 9 से जाएगी। देखो तो 3 और 2 5, 5 और 7 12, 12 2 14, 14 4 18, 18 9 से जा रहा है, मतलब संख्या 9 से जाएगी। इसका मतलब तीनों ही जो स्टेटमेंट हैं वो सही हैं। तीनों स्टेटमेंट यहां पे जो दिखाई दे रहे हैं वो तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ये पूरा कहानी आपको अभाज्य संख्या के संबंध में सुनाया था। समस्या क्या आती है, उस समस्या का समाधान आपको कैसे करना है, रैंडम चेक नहीं करेंगे। क्यों अभाज्य संख्याओं से ही चेक करते हैं, भाज्य संख्याओं से चेक क्यों नहीं करते हैं, समस्या क्या आ रही थी, रैंडम चेक करने में समस्या क्या आएगी, लिमिट आपको क्यों पता होनी चाहिए, ये सारी बातों को लिंक करके आपने 337 को चेक किया, 337 आई अभाज्य संख्या। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट तो बहुत आसान है, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को आसानी से आप बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 4 का पावर 61 प्लस 4 का पावर 62 प्लस 4 का पावर 63 प्लस 4 का पावर 64 निम्न में से किससे विभाजित होगा। आसान सा प्रश्न है, व्यापम के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये, पीएससी में तो खैर वर्तमान में इस प्रकार का प्रश्न नहीं आएगा, थोड़ा आसान हो गया है ये व्यापम में, लेकिन मैक्सिमम ये प्रश्न पूछा जाता है। अभी पिछले 2 साल का पेपर उठा लीजिए, 2-3 बार इस वैरायटी का पेपर में आपको प्रश्न मिलेगा। देखिए बोल क्या रहा है, ये जो संख्या है 4 का पावर 61 प्लस 4 का पावर 62 प्लस 4 का पावर 63 प्लस 4 का पावर 64 निम्न में से किससे विभाजित होगा। अब इसको करने के 2 तरीके हैं, आप इकाई के अंक को लेकर बता सकते हैं, इकाई का अंक अगर आप पढ़े हैं तो वहां से बन जाएगा। ये इकाई के अंक से कैसे बनेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 4 का अगर आप रिजल्ट देखे होंगे, 4 का अगर आपको रिजल्ट पता होगा तो 4 का रिजल्ट क्या बनता है, ये देखिए 4 का पावर 1 होता है 4, 4 का पावर 2 16, 4 का पावर 3 64, 4 का पावर 4 256। और आगे भी आप ट्राई कर लीजिए, होता क्या है 4 का पावर अगर विषम संख्या है, 4 का पावर अगर विषम संख्या है तो इकाई का अंक हमेशा 4 ही मिलेगा, और 4 का पावर सम संख्या है तो इकाई का अंक हमेशा 6 मिलेगा, एकदम फिक्स है ये। आगे भी आप देख लीजिए बढ़ा के सीरीज को, 4 का पावर अगर विषम संख्या है तो इकाई का अंक 4 आना तय है। इकाई का अंक ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उस गुणनफल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उस गुणनफल में इकाई के अंक की बात कर रहा हूं। तो 4 का पावर अगर विषम है तो इकाई का अंक 4 आएगा, 4 का पावर अगर सम है तो इकाई का अंक 6 आना तय है, एकदम तय है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो 4 का पावर विषम है तो इकाई का अंक क्या आएगा 4, इकाई का अंक 4 का पावर 61 बहुत बड़ी संख्या होगी, वो संख्या मेरे को नहीं पता लेकिन उसका इकाई का अंक क्या है 4। 4 का पावर 62 बहुत बड़ी संख्या होगी, वो संख्या मेरे को नहीं पता लेकिन उसका इकाई का अंक क्या है 6। 4 का पावर 63 बहुत बड़ी संख्या होगी, नहीं पता संख्या क्या है लेकिन इकाई का अंक क्या होगा 4।
4 की पावर 64 बहुत बड़ी संख्या होगी, वो संख्या मेरे को नहीं पता, लेकिन उसका इकाई का अंक क्या होगा 6। 4 की पावर 61 मतलब 4 को 61 बार गुणा करो, बहुत बड़ी संख्या मिलेगी आपको, वो संख्या नहीं पता लेकिन उसका इकाई का अंक 4 होगा। 4 की पावर 62 में इकाई का अंक 6, 4 की पावर 63 में इकाई का अंक 4, 4 की पावर 64 में इकाई का अंक 6। 61 विषम संख्या, 62 सम संख्या, 63 विषम संख्या, 64 सम संख्या। विषम अगर है पावर तो इकाई का अंक 4 मिलता है, अगर सम है पावर तो इकाई का अंक 6 मिलता है। अब आप जब जोड़ेंगे चारों को, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जब चारों को मैं जोड़ूंगा, चारों को जोड़ने पर जो योगफल मिलेगा उसमें इकाई का अंक क्या बनेगा 6 4 10, 6 16, 4 20, 20 मतलब 0, हासिल चढ़ेगा 2, उससे मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन चारों को जब जोड़ूंगा तो जो योगफल आएगा उस योगफल में इकाई का अंक 0, और इकाई का अंक 0 अगर है तो वो संख्या 10 से हमेशा भाग जाएगी। एक तरीका तो ये है, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है तो वो संख्या 10 से भाग जाएगी। एक तरीका ये था इसका इकाई के अंक से बनाने का। दूसरा तरीका क्या है उसको देखिए। दूसरा तरीका है, आप इन चारों में मैक्सिमम जो कॉमन निकाल सकते हैं, इन चारों में मैक्सिमम जो कॉमन निकाल सकते हैं कॉमन निकालेंगे। 4 61 ठो हैं गुणा में, 4 62 ठो हैं गुणा में, 4 63 ठो हैं गुणा में, और 4 64 ठो हैं गुणा में। तो कै ठो बाहर आ जाएगा 61 ठो 4 बाहर आ जाएगा। एकदम सिंपल सी भाषा में 61 ठो 4 रखा है, 62 ठो 4 है, 63 ठो 4 है और 64 ठो 4 है। 61 ठो 4 को बाहर निकाल दो, इसके पास तो कुछ नहीं बचा, मतलब कितना बचेगा 1। इसके पास से 61 ठो 4 बाहर आ गया तो 1 ठो 4 बचेगा। इसके पास से 61 ठो 4 बाहर आया तो 2 ठो 4 बचेगा। इसके पास से 61 ठो 4 बाहर आया तो 3 ठो 4 बचेगा। सिंप्लीफाई करिए अंदर वाले को, बाहर वाले का डेटा बड़ा है, इसको छोड़ दीजिए। 1 4 16 और 64 कितना आ जाएगा सिंप्लीफाई करने पर, 64 और 16 80, 4 84 और 1 85, 85 आया। अब ये तो बड़ा डेटा है, आप 85 को चेक करो। 85 अगर इन चारों में से किसी से भाग जा रहा है तो 85 का कितना गुना भी कर लो जाएगा। अगर 85 इन चारों में से किसी से जा रहा है तो 85 का कितना गुना भी करो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए 20 अगर 4 से भाग जा रहा है तो 20 का 2 गुना भी 4 से जाएगा, 20 का 3 गुना भी 4 से जाएगा, 20 का 10 का पावर 16 गुना भी 4 से जाएगा। अगर 20 4 से जा रहा है तो 20 का कितना गुना भी करूं 4 से जाएगा। उसी प्रकार अगर 85 जो है इनमें से किसी से भी गया तो 85 का कितना गुना भी कर लूं उससे जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है 85 ना 3 से जा रहा है, ना 10 से, ना 11 से, ना 13 से। अगले स्टेप में क्या करना, 1 ठो 4 इसमें से 85 को दे देना। 1 ठो 4 जब 85 को दोगे तो इसके पास 60 ठो 4 बचेगा। 1 ठो 4 दे दीजिए 85 को, तो ये कितना आ जाएगा देखिए, 4 का पावर 60 गुणा 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32 और 2 34। 340 को चेक करिए, 340 जो है ये 10 से भाग जाएगा, इसका मतलब 340 का कितना गुना भी कर लूं 10 से जाएगा। ये जो स्टेप है ये समझ आ रहा होगा आपको। 1 ठो 4 85 को दिया, समझो इस बात को, डाउट अगर होगा तो 4 का पावर 61 इंटू 85, 4 का पावर 61 का मतलब 4 कै ठो है, ऐसे 61 ठो 4 है गुणा 85। अब 1 ठो 4 85 के साथ रखा तो 4 इधर पे कै ठो बचा 60 ठो, और ये 4 गुणा 85 को अपना अलग से गुणा कर दिया तो ये कितना आया 340। 340 10 से जा रहा है तो 340 का कितना गुना भी कर लो 10 से जाएगा। ये दूसरा तरीका है इसका। दोनों तरीका आसान है, इकाई का अंक अगर पढ़े हैं तो इकाई के अंक से बना लो, और ये तरीका तो सारे प्रश्नों में काम कर देगा। मैक्सिमम चारों में जो कॉमन निकलता है कॉमन निकाल लीजिए मैक्सिमम, ताकि सिंप्लीफाई करते बने अंदर में आपको। इसको सिंप्लीफाई किए, पहले 85 को चेक कर लेना, 85 गया तो ठीक, नहीं गया तो 1 ठो 4 निकाल के 85 को दो। 340 को चेक करो, 340 10 से जा रहा है तो 340 का कितना गुना भी कर लूं 10 से जाएगा। एक प्रश्न आपके लिए ये होमवर्क है, अच्छा प्रश्न है। मान लीजिए कि ए बराबर नॉट बी,
दो अंकों वाली अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि BA भी अभाज्य संख्या है, A और B बराबर नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या बोल रहा है देखिए, मान लीजिए कि AB ये कोई दो अंकों वाली अभाज्य संख्या है। पहली कंडीशन A और B बराबर नहीं होना चाहिए, और AB अगर अभाज्य है तो BA भी क्या हो, अभाज्य हो। तो ऐसी सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल एक तो बता रहा हूं, जैसे 13, A का वैल्यू 1 और B का वैल्यू 3। 13 क्या है, अभाज्य। 13 अभाज्य है तो 13 अभाज्य है तो 31 भी अभाज्य है। तो ये दोनों संख्याएं कंडीशन को संतुष्ट कर रही हैं। ऐसी कितनी संख्याएं आप लिख सकते हो? 11 को मत बोलना, 11 अभाज्य है, लेकिन A और B बराबर हो गया, बोला है A और B बराबर नहीं होना चाहिए, तो 11 इसमें बैठेगा नहीं। एग्जाम्पल बताया हूं मैं, 13 अभाज्य है, A 1 और B 3, A और B बराबर नहीं है। तो जब AB अभाज्य है तो BA, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, AB अभाज्य है तो BA भी क्या है, अभाज्य है। तो ऐसी कितनी दो अंकों वाली संख्याएं हैं, उन सबको जोड़ के बताना है, आंसर क्या आएगा। तो आप देख लो, ऐसी दो अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जिसमें AB अगर अभाज्य है तो BA भी अभाज्य हो। A और B बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसी कितनी संख्याएं हैं, टोटल देख लो, सबको जोड़ के आंसर देख लेना क्या आएगा। एक और प्रश्न था जिसको मैं अगले वीडियो में लूंगा, क्रमागत तौर पे भाग देना। क्रमागत तौर पर भाग देना, एक ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है। व्यापम द्वारा भी एक प्रश्न पूछा गया था क्रमागत तौर पे भाग देने का। तो ये वाले प्रश्न को अगले वीडियो में मैं शामिल करूंगा, क्योंकि इसके पीछे का पूरा कहानी सुनाना पड़ेगा मेरे को, 15-20 मिनट लग जाएगा मेरे को। तो अगले वीडियो में इसको शामिल करूंगा मैं। इंपॉर्टेंट है। अभी जो AR का एग्जाम हुआ था पिछले साल या उससे पहले, एक AR का जो एग्जाम हुआ था असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, उसमें सेम ऐसा ही एक प्रश्न पूछा गया था। CGPSC का जो AR का एग्जाम होता है उसमें सेम ऐसा ही एक प्रश्न पूछा गया था। तो 15 से 20 मिनट लगेगा समय इसमें, इसीलिए इसको आज मैं शामिल नहीं कर रहा हूं। अगले वीडियो में ये प्रश्न को शामिल करूंगा। तो उम्मीद करता हूं आज जितने भी प्रश्न मैंने कराए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। मैंने कोशिश की है कि उसके आसपास की पूरी कहानी आपको समझा दूं, कोई पॉइंट आपका स्किप ना हो। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।